बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली द ये जो काम है दिस इज़ रिलेटेड टू माय पीएचडी वर्क और ये है होता है कि मतलब वो काम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन हम मतलब जो एक ओवरव्यू होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ी सी टाइम में हम बताएं कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ डॉक्टर अमन उरूज एंड माय को सुपरवाइजर इज डॉक्टर सऊद अहमद खान। जो एरिया है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो बिग डाटा पे कर रहा हूँ, और जो उसके लिए जो रेलिवेंट टेक्निक्स है उसी को कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली इन 2015 Dunning and Hendricks said big data has arrived but big insights have not. In the recent era, the analysis of big data has become the core of economics. जब भी हम मतलब बिग डेटा पे आजकल काम देखते हैं तकरीबन 2002 से, तो स्टार्क एंड वाटसन ने पहले उनके लिए मतलब जिन मेथड को प्रपोज किया उसी से मतलब ज़्यादातर लोग उसी की तरफ माइल हो गए। उसको उन्होंने नाम दे दिया फैक्टर मॉडल्स। फैक्टर मॉडल्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए पीसीए के थ्रू, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। उसके बाद फिर काम स्टार्ट हो गया, बर्निंग किया और बाई एंड एनजी हेनरी लोगों ने काफ़ी काम किया और डिफरेंट तरह से उन्होंने मतलब इन चीज़ों को इम्प्रूव किया, फोरकास्टिंग को। और वो यही कोशिश उनकी थी। एक्चुअली मसला ये आ गया कि जब हम इकोनॉमिक्स में काम करते हैं तो यूजुअली हम देखते हैं 4-5 वेरिएबल लेके बस बात उसी पे स्टॉप हो जाती है हम, और एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं। ज़्यादा वेरिएबल लेने से ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये रेलिवेंट है इररेलेवेंट है, क्योंकि हर वेरिएबल जब मॉडल में हम इंक्लूड करते हैं तो हर वेरिएबल के साथ एक सैम्पलिंग वेरिएशन होती है। उस सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेसी जो है ना वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो उनके लिए जो मॉडल डेवलप हुए वो एक तो फैक्टर मॉडल्स आ गए, दूसरा ये था कि उनके साथ साथ ऑलरेडी उस पर काम हो रहा था मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जो मेनली काम हो रहा था वो था पेनलाइजेशन टेक्निक्स। जो पेनलाइजेशन टेक्निक्स है उससे एक फैमिली है टेक्निक्स की, और उसमें काफ़ी जो मेथड्स हैं ना वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जिस तरह के रीज रिग्रेशन है, लेसो है, स्केड है, एमसीपी है और अडाप्टिव लेसो इलास्टिक है, मतलब बहुत काफ़ी मेथड्स है। तो काफ़ी लोग ये जो है ना जिस तरह मतलब हैंडी ने फिर काम किया उस पे 2013 में उन्होंने लेसो को कंपेयर किया ऑटोमेटिक्स के साथ फोरकास्टिंग में, और काफ़ी वेरिएबल्स को लेके पीसीए के थ्रू उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया फैक्टर मॉडल को, फिर उन्होंने लेसो और ऑटोमेटिक्स के साथ कंपेयर किया। काफ़ी लोगों ने इस तरह मतलब काम किया और कंट्रीब्यूशन की लिटरेचर में। तो ये हुआ कि उन्होंने अक्सर जो स्टडीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एम्पिरिकल साइड पे है, एप्लीकेशन थे जस्ट। दूसरा ये था कि लोग पीसीए पे और उसके अलावा ये इंडिपेंडेंट कंपाउंड एनालिसिस आईसीए या स्पार्स प्रिंसिपल कंपाउंड एनालिसिस क्वाड्रेटिक, मतलब ये जो है ना टेक्निक्स तकरीबन यूज़ हुई। इसके साथ साथ एक और टेक्निक है जो कि इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिकल लर्निंग एप्लीकेशन इन आर जो बुक है तिफशिरानी लोगों की, उसमें उसको कहते हैं पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर जो है वो एक बहुत अच्छा टेक्निक है एज कम्पेयर टू ये जो पीसीए वगैरह है। उसकी वजह यह है कि वो सुपरवाइज्ड है। ये पीसीए वगैरह जो है ये अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में फ़र्क ये होता है कि सुपरवाइज्ड में हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं जब हम मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अनसुपरवाइज्ड में ये होता है कि हम सिर्फ रिग्रेसर को लेते हैं और उनसे क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर एज अ इंडेक्स या एज अ कंपोनेंट्स हम क्या करते हैं मॉडल में इंक्लूड करते हैं। जब पीसीए मतलब लोग यूज़ कर रहे थे उसमें ये ड्रॉबैक आया, उन्होंने बताया जेम्स ने और ये तिफशिरानी लोगों ने, कि इंडिपेंडेंट तो हम यूज़ करते हैं लेकिन उसमें हम डिपेंडेंट को इंक्लूड ही नहीं करते मॉडल कंस्ट्रक्शन के दौरान। जब वो इंक्लूड ही नहीं करते तो उसकी वजह से ये इशू आया कि उसमें कुछ ऐसे पीसेस होते थे जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट बताते थे, लेकिन जब हम मॉडल में डिपेंडेंट के साथ लेते थे तो उसका वो जो रोल होना चाहिए था वो नहीं होता था, और हम जो स्किप करते थे वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते थे।
तो इसकी वजह से उसमें ये एक ड्रॉबैक मतलब लोगों को नज़र आई। एक तो लीनियर था, इनकी वजह से मतलब उनको मतलब वो किया गया, टारगेट किया गया। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसकी जगह उन्होंने एक अल्टरनेटिव बताया था, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर सुपरवाइज्ड है, उसमें हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट को भी लेते हैं और वो जो कंपोनेंट बताता है वो कंपोनेंट बेहतरीन बताता है इन टर्म्स ऑफ फोरकास्टिंग जब हम यूज करते हैं उसको। हमने क्या किया, मतलब वो 3 तरह से जो पॉपुलर टेक्निक्स है बिग डेटा के लिए वो उठाए। एक हो गया फैक्टर मॉडल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एज अ बेंचमार्क लिया, उसके साथ पार्शियल लीस्ट स्क्वायर के बेस पे हमने क्या किया, उसको मतलब वो उठाया, जो हमारा मतलब एक कंट्रीब्यूशन छोटा सा उस थीसिस में था। उसके अलावा दूसरा हमने क्या किया, ऑटोमेटिक्स उठाया। ऑटोमेटिक्स जब हमने उठाया तो उसमें ये था कि फिर 2 तरह से वो कैटेगरीज आ गए, लिबरल कंजर्वेटिव, 1% पे कोई करता है, कोई 5% पे करता है, कोई 10% को सिग्निफिकेंस लेके लेता है। डिफरेंट तरह से वो करते हैं। एक हमने उठाया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में जिस तरह मैंने बताया, रीज रिग्रेशन से कहानी स्टार्ट हो गई, बल्कि सबसेट सिलेक्शन से 1970 से 1969 से, और बात अभी तक मतलब चल रही है, लोग उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसमें जो मतलब मॉडिफाइड फॉर्म्स थे जिनको लोगों ने उठाया नहीं था, और काफ़ी जो लेसो वगैरह से जो रिलेटेड ड्रॉबैक्स थे उनको क्या करता था, कवर करता था। जिस तरह हमारा था एक इलास्टिक स्केट था, एक एमसीपी हो गया, और एक उसके साथ एडाप्टिव इलास्टिक नेट हो गया। 3 तरह से हमने टेक्निक्स उठाए और उसको हमने यूटिलाइज किया। 2015 में जब हेनरी लो की ये पेपर आ गई तो उसमें उन्होंने बिग डेटा को एक अलग तरीके से डिफाइन किया। उसको 3 तरह से कैटेगरीज में वो किया, एक्सप्लेन किया। एक टाल बिग डेटा, ह्यूज बिग डेटा एंड फैट बिग डेटा। जब बिग डेटा को उसने उन्होंने फैट बिग डेटा का नाम दिया तो उन्होंने कहा कि ये वो किस्म है बिग डेटा की जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन कम होंगे और पैरामीटर ज्यादा होंगे, जहां पे हमारा ओएलएस बिल्कुल स्टक हो जाता है। एक हो गया ह्यूज बिग डेटा, जिस पे मेरा ऑनलाइन पेपर मौजूद है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि वेरिएबल्स हमारे पास कम थे और ऑब्जर्वेशन हमारे पास ज़्यादा हो गए, लेकिन ये तक कि दोनों की एक बहुत बड़ी लेंथ होनी चाहिए। ये ना हो कि 4-5 वेरिएबल हम उठाए, फर्ज करें 30 वेरिएबल, 40 वेरिएबल, 100 वेरिएबल, इवन 3000 तक वेरिएबल जेनिफर और हेनरी लोगों ने भी 2020 में लिए हैं। उसके बाद टाल बिग डेटा आ गया। टाल बिग डेटा में ये हो गया कि दोनों बड़े होंगे, मतलब ह्यूज होंगे, एन भी ह्यूज होगा, पी भी ह्यूज होगा, लेकिन एन और पी में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए। फर्ज करें एन 50 है तो एन पी 50 है तो एन को फर्ज करें 100 या 200, 500 इस तरह होना चाहिए, ताकि काफी डिफरेंस आ जाए। 3 तरह से उन्होंने डिफाइन किए। जिस तरह मैंने बताया कि फैमिली ऑफ पेनलाइज्ड रिस्क, ये एक फैमिली है पूरी, और इसमें ये टेक्निक्स जो मतलब पूरे सारे तो नहीं बताए, लेकिन जितने होते थे वो मैंने बताया। रिजिडिग्रेशन, लीस्ट एब्सोल्यूट लिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर, लेसो जिसको हम कहते हैं शॉर्टली। एडाप्टिव लेसो, फिर उन्होंने क्या किया, वेट असाइन किया लेसो को, में थोड़ा बायसनेस वगैरह का इशू आता था उसको कवर करने के लिए। वेटेड एडाप्टिव लेसो आ गया। स्मूथली क्लिप्ड एब्सोल्यूट डिविएशन, नॉन कन्वेक्स पेनल्टी को यूज़ किया। मिनिमैक्स में कनकेव पेनल्टी को यूज़ किया। कन्वेक्स, कनकेव, नॉन कन्वेक्स, ये 3 तरह से मतलब वो पेनल्टी पे डिपेंड करता है। इलास्टिक नेट हो गया। इलास्टिक नेट में उन्होंने क्या किया कि रिज रिग्रेशन और लेसो को कंबाइन किया गया, क्योंकि लेसो अपने साथ कुछ प्रोस भी लेके आता है, कॉन्स भी लेके आता है, रिज भी इस तरह है। तो इशू ये था कि ये जो टेक्निक्स है मोस्टली जब हमारे पास हाई मल्टीकुलरिटी इशू आ जाता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का भी इशू होता है वगैरह, जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो सारे के सारे कवर करके वो आपको रिजल्ट दे देता है, चाहे वो आपके ऑब्जर्वेशन वेरिएबल का बहुत भी डिफरेंस हो, कोई ज़्यादा है कोई कम है। लेकिन मोस्टली ये जो बिग डाटा है, मतलब हाई डायमेंशनल, जिसमें हमारा पैरामीटर्स हमारे पास ज़्यादा हो, ऑब्जर्वेशन बहुत लिमिटेड हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आगे देखा जाए तो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक फैमिली हो गई। इसके बाद ऑटोमेटिक से, जिस तरह मैंने बताया, कंजर्वेटिव, लिबरल, 2 तरह से सिग्निफिकेंस लेवल पे वो डिपेंड करता है कट ऑफ पॉइंट। इसके अलावा फैक्टर मॉडल्स हो गए, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया यूज हुए हैं लिटरेचर में, पीसीए बेस्ड और आईसीए बेस्ड और एसपीसीए बेस्ड, क्वाड्रेटिक बेस्ड, मतलब डिफरेंट तरीकों से हमने क्या किया, उसको पार्शियल लीस्ट स्क्वायर के साथ ले लिया। जो मेरे अपने पेपर में ये इंक्लूड किए थे उसमें ये टेक्निक्स थे जो इधर है। बिग डेटा को हमने पेनलाइज रिग्रेशन से हमने जो मॉडिफाइड फॉर्म्स है, इलास्टिक स्केट, ये ले लिया, एक मिनिमैक्स कनकेव पेनल्टी। एक फैक्टर मॉडल्स को लिए हमने पीसीए पीएलएस ले लिया, और जो ऑटोमेटिक्स है उसके लिए हमने कंजर्वेटिव
जो है वो मतलब कंसीडर किया। इसकी तीनों की हमने कंपैरिजन की थी, और कंपैरिजन हमने यूँ की थी कि मतलब एक कम्प्रिहेंसिव क्वांटिकल सिमुलेशन कंडक्ट किया। उसमें हमने क्या किया कि सैंपल साइज को भी वेरी करता रहा, पैरामीटर्स को भी वेरी करता रहा, पैरामीटर के वेरिएबल के अंदर हमने रेलिवेंट इररेलेवेंट को भी वेरी करता रहा, और उसके साथ हमने 3 सिनारियोज लिए, मेन, मल्टीकोनैलिटी, हेटेरोसिडासिटी और ऑटो कोरिलेशन। उसमें हमने फिर अगेन एक मतलब नॉर्मल मॉडरेट ले लिया, एक हमने हाई ले लिया, एक हमने लो लेवल पे ले लिया। 3 तरह से हम वो भी वेरी करते थे। मतलब एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी है, पेपर ऑनलाइन मौजूद है, मतलब उधर आप तो डिटेल से देख सकते हैं। जिसमें वेरिएबल्स हैं उनकी नेचर में कोई फर्क है कि जो उसकी वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हाँ, हैं। उसमें कोई इशू नहीं है। फैक्टर एनालिसिस है, जी जैसे आपने पीसीए किया, जी जी फैक्टर मॉडल्स हैं जी जो जी जी पीसीए है, पीएलएस है, इसमें भी दोनों आपने किए। बिल्कुल। पीसीए डिस्क्रीट पीसीए में जो है ना, पीसीए में पहले ये होता था कि हमारे पास जस्ट कंटिन्यूस आते थे, लेकिन उसके बाद आर पे पैकेजेस भी आ गए, उसमें दोनों आ सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये जो स्टार्क एंड वाटसन लोग हैं, उन्होंने जब 2002 में काम स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले यूएसए के लिए काम करते थे। उधर एक तो डेटा का बहुत इशू मतलब नहीं आता, यूके भी इसी तरह है, पाकिस्तान में डेटा का इशू बहुत आता है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए, और उन्होंने हिस्टोरिकल सिमुलेशन से स्टडी कंडक्ट की। हिस्टोरिकल में ये होता है हमारा रियल डेटा होता है, लेकिन उसमें हम क्या कहते हैं, वन स्टेप अहेड फोरकास्ट करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं डेटा में, फिर आगे करते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, और हर बार मॉडल एस्टिमेट होती है न्यू ऑब्जर्वेशन के साथ। जो एस्टिमेटेड ऑब्जर्वेशन होता है आगे चली जाती है, मतलब जहाँ तक हमारा वो होता है। लेकिन हमने जो है ना, हमने तो मतलब जो एक्चुअल सिमुलेशन है रैंडम, उसी से हमने किया था। उन्होंने तो जस्ट बस एक पीसीए के थ्रू वो बताया। उसके बाद काफ़ी काम किया लोगों ने, मतलब फैक्टर एनालिसिस पे अभी तक हो रहा है। आप देखेंगे बिग डेटा में तो फैक्टर एनालिसिस आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो इसी में ये मतलब डिफरेंट तरीक़ों से एक मशीन लर्निंग जो है उसमें लोग वो कर रहे हैं। फिर हमने हमारे कवर पेपर ऑनलाइन हो गया है, उसी में हमने क्या किया कि लोगों ने अभी तक ऑटोमेटिक्स को अंडर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड एरर्स लिया था। मैंने क्या किया, मैंने उसको, चूंकि मेरा बैकग्राउंड स्टेटिस्टिक था, मैंने उसको स्टेटिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट लिए, फ्रैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, गेमा वगैरह उसको लिया, और उसके साथ मैंने देख लिया। फिर जब मैं एप्लीकेशन पे आया तो उसमें भी मैंने ऐसा डाटा लिया फाइनेंस से जो कि हाईली स्क्यूड था। फिर मैंने देखा कि उस केस में अगर हमारे पास ये हो तो कौन से टेक्निक्स अच्छे हैं, अगर गाजियन थे तो कौन से अच्छे थे, मल्टीकोनैलिटी हाई थी मतलब जब रियल में तो कौन सा अच्छा था, जब कम हो गया तो कौन सा अच्छा था। तो इसी पे एक मतलब कम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरत थी। हमने थोड़ी बहुत मतलब कोशिश की है उसके हवाले से। और किसी का क्वेश्चन है? पेपर किया हुआ है उसमें आपने कौन सी इसमें टेक्निक यूज की? ये मैंने बता दी, ये मैंने बता दी पेपर में इधर कर चुका हूँ। डेटा कौन सा था आपके पास? टाइम सीरीज था। टाइम सीरीज डेटा था। अच्छा, इसमें आगे नेक्स्ट है पैनल में एलसीजीएम ना, मॉडलिंग, डेटा एंड ग्रोथ कर्व मॉडलिंग, उस पे किया मैं काम। क्रॉस सेक्शनल पैनल डेटा भी होते हैं क्रॉस, मैंने पैनल पे तो बहुत काम किया है मैंने। लॉन्गिट्यूडिनल पे लेटेंट ग्रोथ नहीं, मैंने काम किया पैनल पे, जो प्योर पैनल होता है ना, उस पे भी किया इस तरह, मतलब क्रॉस सेक्शनल पे किया है, लेकिन जिस तरह आप लॉन्गिट्यूडिनल की बात करें उस पे स्पेसिफिक मैंने काम नहीं किया। अच्छा, एलजीसीएम पे? जी नहीं, उसमें मैंने काम नहीं किया। अगर लॉन्गिट्यूडिनल डेटा हो, हमारे पास 3 पैनल्स हो, हाँ, और उसमें मतलब के इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा, क्रॉस सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसमें से कौन सी मैं एक चीज बताऊं आपको, मतलब जनरल बताता हूँ नॉलेज इजाफा करने के लिए। जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स है ना, वो हम पैनल में, क्रॉस सेक्शनल में, टाइम सीरीज में, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स। एआरडीएल है तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है टाइम सीरीज तक, या पैनल एआरडीएल पे हम जाएंगे। जो मशीन लर्निंग यही मतलब जो मतलब टेक्निक्स है, यही मैं उधर भी लगा रहा हूँ। इसी के अलावा अभी यही स्केड लेसो सलमान ने काम किया था, हमारे बेच फेलो फिल कर चुका है, उन्होंने पैनल पे लगाया। इसी तरह जो एएनएन वगैरह है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उस पर भी हमारे पेपर पब्लिश्ड है, ऑनलाइन है। तो उसी पे सपोर्ट वेक्टर मशीन पे, उसी को हमने क्रॉस सेक्शनल भी करते हैं, इधर टाइम सीरीज पे भी करते हैं, पैनल पे भी करते हैं। उसमें कोई ऐसा खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टाइम मशीन लर्निंग को कहा गया है। और यही ब्लैक बॉक्स 2020 जेनिफर लो की पेपर है, हेनरी लो का, उन्होंने फेड बिग डेटा पे है। उसको कहा कि ब्लैक बॉक्स जो है ना, उन्होंने तो कह दिया लोगों ने लिटरेचर में, लेकिन ब्लैक बॉक्स क्या है, उसमें उसमें ये होता है कि उसके पीछे जो होता है ना, हमें आउटपुट तो मिल जाता है, उसके पीछे जो होता है हमें पता नहीं होता क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल वो होता है ना एक तारीकी डार्कनेस। जी, तो उन्होंने कहा कि 2020 में उन्होंने
टारगेट भी किया मशीन लर्निंग को। तो ये जो पेपर जब वो पब्लिश कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, वो तो हम ले लेते हैं, मतलब कि हमारे पास मशीन लर्निंग अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उसकी एक ये चीज़ है कि कुछ लोग उसके लिए डेटा को स्टेशनरी ही नहीं करते, क्योंकि हम यही कहते हैं कि दे आर नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स डज डू नॉट रिक्वायर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो उन्होंने ये किया कि फिर मैंने क्या किया, मैंने जब लिटरेचर पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी पेपर्स मिल गए, मतलब अच्छे जर्नल ऑफ इकोनॉमेटिक्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमेटिक्स, इकोनॉमेट्रिक के उनमें उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि हमने पहले स्टेशनरी किया डेटा को, फिर उसके बाद यूज़ किया। कुछ ऐसे भी यूज़ मिले कि उसमें नहीं किया। तो अभी 2014 में बाबू एंड रेड्डी का पेपर है, उस पे है अरिमा एन पे है ना, कॉम्बिनेशन पे। तो एक पेपर में रिव्यू आया तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपने डेटा को स्टेशनरी नहीं किया, तो मैंने उस पेपर का रेफरेंस दिया। उन्होंने ये कहा था कि ना जो मशीन लर्निंग है ना, दे डू नॉट रिक्वायर द स्टेशनरिटी। ठीक है ना। अब बात यह है कि मतलब एक तो उनके आपस वो चल रहा है, तो उन जेनिफर लोगों ने 2020 पेपर में यही कहा कि वो ब्लैक बॉक्स कहा गया है उनको। एक चीज ओवर द टाइम, इकोनॉमिक डेटा आपको पता है कि ओवर द टाइम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता जाती है। मशीन लर्निंग उसको ये समझता है, वो कंसिडर ही नहीं करता, वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास बिल्कुल एक ही जैसा जा रहा है। तो ये उनकी एक ड्राविक बताई। दूसरा ड्राविक उन्होंने ये बताया कि दिस इज अ ब्लैक बॉक्स। तो फायदा है, मतलब ब्लैक बॉक्स हमें पता ही नहीं कि उसके पीछे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा को स्टेशनरी किया जेनिफर लोगों ने। वही को इंटीग्रेशन कंसेप्ट लाया, एरर करेक्शन मॉडल की 3000 वेरिएबल लिए, उनमें से एक निकल आया। ठीक है ना। और मसला फिर वही मैं कहूँगा कि मसला तब स्टार्ट होता है। अतीक साहब की बात मुझे याद आती है, बार बार क्लास में कहते थे कि हम ज़्यादा वेरिएबल लेते हैं, इररिलेवेंट आ जाते हैं, वेरिएंस बढ़ जाती है। जब कम लेते हैं मॉडल बायस हो जाता है। अब ऐसे मॉडल पे पहुंचना हम कैसे करेंगे जो कि उसमें हम अगर इररिलेवेंट डालेंगे तो वो मॉडल खुद ब खुद निकाल देगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा जो रिलेवेंट है, और वो मॉडल वेरिएबल भी वो नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा, क्योंकि मिसिंग वेरिएबल गॉस का काम है कि स्प्यूरिस के लिए एक वजह वो भी है। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी मैंने एक पेपर सबमिट किया है, उसमें मैंने 79 वेरिएबल्स उठाए। इन्फ्लेशन के लिए लोग 4-5 यूज करते हैं, मैंने 79 उठाए हैं और 79 पे काम किया है। 79 एज अ रिग्रेस रूट आए हैं और ऑब्जर्वेशन तकरीबन 70 अराउंड अबाउट उठाए थे। तो ये मशीन ये तो करता है, इसमें तो इशू है नहीं। तो ये होता है कि उसमें मेरे पास तकरीबन उन्होंने 5-6 बताए कि ये सिग्निफिकेंट, ये मतलब मेन फैक्टर्स है इन्फ्लेशन के। तो अगर मतलब इस पे कोई काम करना चाहे, ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ काम किया जा सकता है और एक ऐसे मॉडल पे पहुंचना मतलब फिजिबल है जो कि हमें मतलब डिजायर्ड है। जी हाँ। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो हाई डायमेंशन है और ये बिग डेटा है, इसमें क्या करते हैं? हाई डायमेंशन में भी तो हमारे पास प्रेडिक्टर नेम से ज़्यादा होते हैं, तो जी एग्जैक्टली ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक चीज़ को लो हाई डायमेंशनल का कंसेप्ट बहुत पहले आया था। ठीक है ना, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये हुआ कि 2002 में, मैं वही बात रिपीट करता हूँ, स्टार्किन वाटसन ने काम किया तो उन्होंने एक वर्ड बार बार यूज आता रहा पेपर में, देखते रहे कि इकोनॉमिक्स में बिग डेटा की दौर है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास अब जो कोर है ना, एक कोर बन गया ना इकोनॉमिक्स बिग डेटा का। तो कैसे बन गया वो, यूं बन गया कि लोग क्या करने लगे, बहुत से वेरिएबल डिसएग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड। ठीक है ना, दोनों वेरिएबल्स लेते हैं, हर एग्रीगेटेड प्लस डिसएग्रीगेटेड। जीडीपी अगर डिपेंडेंट है, जो जीडीपी में फर्स्ट कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूडेड है, तो वो एज ए इंडिपेंडेंट भी ऐड करते हैं, इसको हम डिसएग्रीगेटेड कहते हैं वेरिएबल के। अब ये हुआ कि उन्होंने इसी को वो यूटिलाइज किया और उन्होंने एक्सप्लोर किया कि ये हो गया। फिर जो हेनरी लोगों की क्या था, उन्होंने ये किया कि उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, हाई डायमेंशनल को और लो डायमेंशनल को, लेकिन थोड़ा सा उसको और भी मतलब ज़्यादा इंसाइट करके ना, कि उन्होंने कहा कि फर्स्ट करिए सर, मैंने कहा कि फैट बिग डेटा वही हाई डायमेंशनल केस है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि उन्होंने एक बिग डेटा से उसको क्या किया, रिलेट किया। ठीक है ना, उस तरह ह्यूज बिग डेटा जो है वो लो में गया। जो टाल है उन्होंने एक और चीज़ ऐड की। ठीक है, थोड़ा सा और भी क्लेरिफाई कर दिया लोगों के सामने कि बिग डेटा इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कैसे नाम दें। तो उन्होंने यू जो है ना उनको पहले बता दिया, और इस पे काफ़ी काम किया जा सकता है। काफ़ी इसमें गैप पड़ी है, क्योंकि चूंकि थीसिस का वर्क होता है, मजबूरन देखना पड़ता है पेपर से रेलिवेंट। तो मतलब काफ़ी काम किया जा सकता है। अभी जो मेरे स्टडी में है, मैंने काम है ह्यूज बिग डेटा पे और फैट पे। टाल को मैंने नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा था ना। तो काम किया जा सकता है इस पे, और इस पे हो भी रहा। एक मतलब वो है, डिमांड है, मोड है इसकी। जी जो हमारी रियल हम वर्ल्ड में देखते हैं, तो रियल वर्ल्ड में हम, जैसे आपने कहा ना, फैक्ट्स डेटा की, बिग डेटा की बात करें जिसमें ऑब्जर्वेशंस कम होती हैं, पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
तो रियल सिनेरियो में हम उसको किस तरह से आप कोई थ्योरी लेंगे जिसको आप अप्लाई करके देखेंगे? यही मसला है कि हम हमेशा थ्योरी के पीछे ही भागते हैं ना। आप देखेंगे ना तो ये होता है कि इतने वेरिएबल्स तो थ्योरी से नहीं आ सकते ना, क्योंकि थ्योरी तो या हम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे? एग्जैक्टली थ्योरीज बहुत कम होते हैं। अब बात ये है कि मैंने कहा कि इसका जो मेन रोल है वो फोरकास्टिंग में है, ठीक है ना, क्योंकि फोरकास्टिंग में जब एक वेरिएबल आता है ना, अगर रेलिवेंट है तो वो इम्प्रूव करता है, इररेलेवेंट है तो टेक्निक्स इसलिए डेवलप किए कि वो उसको मतलब आसानी से निकाल दे, ठीक है ना, क्योंकि हर वेरिएबल जब आता है तो सैम्पलिंग वेरिएशन अपने साथ लेके आता है, और सैम्पलिंग वेरिएशन जब अपने साथ लेके आता है, अब डिपेंड करता है अगर उसकी एक मतलब रेलेवेंट वेरिएबल है तो वो डोमिनेंट हो जाती है उसकी जो रेलेवेंसी है ऑन मतलब जो सैम्पलिंग वेरिएशन है। अगर वो इररेलेवेंट है, सैम्पलिंग वेरिएशन भी लेके आ रहा है, तो आपकी जो फोरकास्ट एरर है वो क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। बर्नेंकी ने यूएसए में काम कर रहा है, नाम शायद सुना हो, मतलब उधर जिस तरह हमारा स्टेट बैंक है उधर जो है उनका काफ़ी अच्छे पोस्ट पे, तो उन्होंने काफ़ी जो उनकी वो है वो उन्होंने काफ़ी मतलब यही बिग डेटा से उन्होंने पॉलिसी वगैरह बनाया और अपने जो यूएसए है उनको वो दे दिए, ठीक है ना। हैंडी लोगों ने काम स्टार्ट किया, यूके में मसला आया था, पर मुझे याद नहीं, पूरी एक कहानी वो पढ़ी थी एक बार पहले, तो पहले तो काम हो रहा था, लेकिन जो हैंडी ने काम फोरकास्टिंग पे स्टार्ट किया वो तकरीबन 2000 अराउंड है, तो उन्होंने काम स्टार्ट किया, उन्होंने यही इंटरव्यू ले रहे थे उनका एरिक्सन, तो उन्होंने ये कहा कि जो फोरकास्टिंग के यूके में जब इशू आया तो उन्होंने कहा, मतलब मुझे बता दिया उन्होंने कि ये तो इशू आ गया है, इसके लिए हम फोरकास्टिंग कोई टेक्निक चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब एक चीज़ मतलब उसमें शॉक्स वगैरह हो और हम क्या करें उसको ट्रेडिशनल एरिमा या एरे उससे करें, हमें कोई ऐसा बता रही। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरीकों से किया, इंटरसेप्ट करेक्शन किया और कहीं पे डिफरेंट से वो किया, मतलब डिफरेंट तरीकों से उन्होंने वो जो डेटा में इश्यूज आते थे ना वो क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे, हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए उनके अभी तक आप देखें ना तो हर साल तकरीबन उसके कुछ पेपर फोरकास्टिंग पे अच्छे खासे पेपर पब्लिश होते हैं। वो वाली साइड जरा दिखा दें आप जिसमें वो पेट और वो डेटा है जी नीचे की तरफ। तो इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन कोई अच्छा है इसका लिंक वगैरह मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई कहीं कहाँ से आपने कुछ चैनल इनका देखा हो या मशीन लर्निंग का आपने लर्निंग की है ये मैंने जो है ना, मैंने एमफिल कायदे आज़म से किया है, ये नोमान मुझे जानते हैं ना, उससे मेरा तो जी मैंने स्टैटिस्टिक में उधर से एमफिल किया हुआ है। नहीं वैसे मैं कह रही बिग डेटा एनालिसिस और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंट कोई हो चैनल या इस तरह से चैनल नहीं है वो अभी बाकी जो है ना ऑडियंस वो कुछ समझ सके ना, जी गाइडेंस ले सके इससे। मैं बताता हूँ, ये जो हैंड्री है ना, एक तो उसकी एक प्रेजेंटेशन है, मैंने पूरी मतलब देखी भी नहीं थी, एक उसका वो भी है क्या नाम है, इन्वायरमेंटल में मेरे ख्याल में आप अमजद आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, इन्वायरमेंटल में बिग डेटा पे उसका वो एक है, तकरीबन 200 पेजेस है, तो उससे ये जो चीज़ है ना काफ़ी वो आ जाती है, लेकिन उसके लिए जो वही चीज़ ना कि अगर उसको बेसिक समझना जरूरी है, वो आप ऑनलाइन एचईसी की ऑलरेडी कोलैबोरेशन है कोर्से के साथ, तो 4000 की पेमेंट करके उसमें 3 कोर्स आप कर सकते हो और एचईसी उसको रिकॉग्नाइज भी कर रही है, तो इजीली वहां से बेसिक सीखा जा सकता है। कोर्सेरा में है कोर्स बिग डेटा से एक डेटा हाँ वो 4000 आई थिंक सो एचईसी का एग्रीमेंट है, अभी तो फ्री है बाइट की तरफ से, अभी बाइट की रजिस्ट्रेशन है फ्री है। अच्छा मैंने तो कभी नहीं जान के देखा था, फ्री उनके लिए है जो वो आपको सर्टिफिकेट वो नहीं होगा, if you go to the further advanced मतलब स्टेज में जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपके पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। एचईसी ने क्योंकि एग्रीमेंट किए हैं रिसेंटली किए हैं, 4000 आप उनको पे करो, जिसमें 3 कोर्सेज आप कर सकते हैं सर्टिफिकेशन। हाँ क्योंकि 3 कोर्सेज का 4000 बहुत कम है। नहीं वो पार्टी लेकिन इन्होंने फाइव ने लाइसेंस खरीद लिए थे, फाइव ने लाइसेंस मैडम नसीका के पास चले जाएंगे, ये है बेसिकली वो आपको कहेंगे कि मुझे ईमेल कर देंगे और अपना जो पैसे कॉस्ट के लिए तो जमा पे किया करना वो उनके साथ अटैच कर लेंगे, वो उधर से जो है ना रजिस्ट्रार आप उसको सेंड कर देगा और फिर आपका वो चेक बन जाता है 2 हफ्ते तक रिफंड कर देना। हाँ मैंने किया है तो वो रिफंड कर देंगे जी ठीक है ठीक हो। थैंक यू। और उसके बाद जो भी वेंडर्स थे मैंने एक डेटा एनालिसिस से रिलेटेड किया था।
एक आपने थीसिस से रिलेटेड कर दो और तीसरा कोई कोर्स से रिलेटेड कर दो। बहुत अच्छा है, हार्वर्ड वर्ल्ड ब्रांड है।